तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जानते हो क्या हुआ कल जब मैं तुमको पढ़ा रहा था यहाँ पर, कल जो पिछले वाली जो मैंने वीडियो डाली, फिर उसका कुछ पार्ट देख जानते हो, एडिटिंग के दौरान वो कुछ पार्ट डिलीट हो गया यार। और डिलीट हो गया तो मुझे बड़ा दुख लगा। फिर मैंने सोचा भी कि यार क्या करूं, इस पार्ट को जो बचा हुआ है इसको अपलोड करूं कि नहीं करूं। फिर सोचा कि कम से कम जो अवेलेबल है उसको तो अपलोड करते हैं और फिर बाकी अगली वाली वीडियो में उसको हम लोग कवर कर देंगे। तो जानते हो शुरुआती पोर्शन में जो कल वाली जो वीडियो थी उसका जो शुरुआती पोर्शन होने वाला था उसमें मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में बताया था जो कि डिलीट हो गया। तो आज मैं पहले उसी को एक बार कवर कर देता हूं। ज्यादा पोर्शन नहीं है, 5-10 मिनट का ही पोर्शन है, उसको एक बार अपन खत्म कर लेंगे। उसके बाद आज जो मेजर जो मेरा ध्यान रहेगा वो ध्यान रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है कि इंटीग्रेशन हमने सीख तो लिया, पर सर इसको इस्तेमाल कैसे करें, तो वो इस्तेमाल करना आज वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा हमको हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि यार आगे आने वाले जो कोर्स है हमारा, जो +1 का और जो +2 का कोर्स है, उसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हमने इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो अपने को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा मन के अंदर कि हाँ यार देख आता है यार मुझे एकदम, है ना। चलो आ जाओ सुनो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और इस हिसाब से बताऊंगा बिल्कुल कि तुझे बिल्कुल अभी के अभी याद हो जाए, टेंशन ही नहीं हो। बेटा याद करो तो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में मैंने तुमको ये बात बताई थी कि बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, किसी बहुत बड़े कर्व को, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना का जो प्रक्रिया कहलाती है उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये तो एक दूसरे का उल्टा हो गया बिल्कुल एकदम। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, तो ये तो एक दूसरे का उल्टा हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब कि अगर किसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे कुछ रिजल्ट तो मिलेगा, हाँ कुछ रिजल्ट तो मिलेगा। अब इस रिजल्ट को वापस से इंटीग्रेट कर दूंगा ना तो मुझे वही मिल जाएगा जो पहले था, है ना। ये मतलब निकलता है इस चीज का, है कि नहीं। बोल बात समझ आई कि नहीं, कि अगर किसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा। अब इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा जहां से मैंने शुरुआत करी थी, है ना। बोल बात समझ आई कि नहीं। अच्छा सोच करके देखो, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था कि नहीं होता था। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, मतलब कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू cos x, है ना। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू cos x, तो मतलब कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये बात है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, है ना। इसी तरह से मैं समझाता चलूंगा और लिखता चलूंगा क्या, कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx क्या होने वाला है, ये होने वाला है माइनस का cos x, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए मैंने यहां पर लगा दिया एक कांस्टेंट कुछ भी c, एक कांस्टेंट लगा दिया कुछ भी c। बोलो बात समझ आई, एकदम पक्का पक्का। अच्छा एक और बात का जवाब दो। देखो साइन x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। बोल बात समझ आएगी नहीं भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो cos x होता था, तो cos x का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू साइन x। नॉर्मल सी बात है ना। आ जाओ देखो ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने ऐसा लिखा कि इंटीग्रेशन cos x dx ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है साइन x, है ना। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट्स तो है नहीं, इसीलिए साथ में क्या लगा देंगे हम, साथ में लगा देंगे कांस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे एक बात का जवाब दो, जो 10x होता था, 10x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था सेकेंड स्क्वायर x, तो 10x को डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड स्क्वायर x पर आए, तो सेकेंड स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस 10x पर पहुंच जाएंगे। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। आ जाओ देखो ध्यान से देखो, तो क्या बोला मैं कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x, तो सेकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10x, है ना। नॉर्मल सी बात है। क्या बोला मैं कि सेकेंड स्क्वायर x और dx इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10x, है ना। और अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहा तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग साथ में एक कांस्टेंट भी लिख देंगे, नॉर्मल सी बात है। अच्छा उसी प्रकार से जवाब दो, cot x जो होता था, cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता था बे, cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस cot x। नॉर्मल सी बात है ना। आ जाओ सुनो ध्यान से देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cot x और साथ में एक c। ये c क्यों लगाया, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और अगर लिमिट लगाई होती तो मुझे पता है कि मुझे ये कांस्टेंट लगाने की कोई आवश्यकता उस समय नहीं होती है, पक्की बात है ना। अच्छा एक बात का और जवाब दो, जो सेकेंड x होता था, सेकेंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता था सेकेंड x इंटू 10x, तो सेकेंड x को डिफरेंशिएट किया तो आया सेकेंड x इंटू 10x, तो सेकेंड x इंटू 10x को इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से आ जाएगा सेकेंड x, है कि नहीं यार। आ जाओ सुनो ध्यान से देखो, तो सेकेंड x इंटू 10x, है ना,
सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और dx, है ना। ये इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ये होने वाला है सीकेंट एक्स, है ना, और साथ में आ जाएगा एक कांस्टेंट। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? नॉर्मल सी बात कर रहा हूं बिल्कुल एकदम, है ना। अच्छा और सुन, देख सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स की तो बात हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो कॉसिकेंट एक्स होता था, कॉसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? वो होता था माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉसिकेंट एक्स, है ना। आ जाओ सुनो, उसको भी लिख देते हैं। तो क्या लिखा मैंने यहां पर? मैंने लिखा कि कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स और dx, ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है माइनस का कॉसिकेंट एक्स, है ना, और साथ में लगा दिया एक कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इंटीग्रेशन होते हैं। आई होप ये फॉर्मूले रटने में अपने को बिल्कुल भी दिक्कत आई नहीं होगी, है ना। बिल्कुल उल्टी उल्टी बात करी है कि भाई cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। देखो ये माइनस उधर गया, यही हो गया, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, देख दिख रहा है सामने, है ना। tan x का क्या होता है? secant स्क्वायर x माइनस cot x का cosecant स्क्वायर x, secant x का secant x इंटू tan x और cosecant x का माइनस cosecant x टू cot x। आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना। कुछ फालतू टाइम पास तो मैंने करा नहीं, नॉर्मल सी बात बताई। अच्छा एक चीज मैं तुमको और बताता हूं बेटा, सुनो, देखना ध्यान से देखना, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है ना। देखो मुझे ये बात पता है कि अगर मैं बोलता कि मान लो मेरे पास जो फंक्शन है ना वो इस प्रकार से है, मैं बोलता मान लो sin 2x है, क्या है? sin 2x है, तो मैं तुमको बोलता कि मान लो इसको डिफरेंशिएट करो, तो तुम क्या करते? तुम ये करते ना, d बाय dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ sin 2x, है ना, यही करते ना। अब sin 2x का डिफरेंशिएशन करके जब तुम रिजल्ट लिखते तो तुम इस प्रकार से लिखते, पहले तो तुम sin 2x का डिफरेंशिएशन करते, वो आता cos 2x, है ना। अगर ये सब बातें तुम्हें नहीं समझ आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है डिफरेंशिएशन वाला, तो उसको देख करके आ जाना, बहुत मजा आएगा तुम्हें, है ना। आ जाओ सुनो, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन आया वो तो आया cos 2x, फिर एंगल का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, और एंगल का 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 आएगा, और उसको लिखा जाता था यहां मल्टीप्लाई में, है ना। तो जो आंसर आ जाता था, आंसर आता था 2 cos 2x, यही आता था ना बेटा। जानते हो इंटीग्रेशन में बस थोड़ा सा फर्क है, देखो मैं तुम्हें फर्क बताता हूं, आ जाओ सुनो। अब मेरे पास यही फंक्शन है, मैंने बोला मान लो, ठीक है, यही फंक्शन है, क्या है फंक्शन? sin 2x, ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब मैं तुमसे ये करवाना चाहता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, है ना, ये करवाना चाहता हूं। चलो आ जाओ, f ऑफ x की वैल्यू पुट करो, तो ये आ गया sin 2x और साथ में आया dx। अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अपने को, एकदम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सुनो, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x, ठीक है, और जो अंदर जो एंगल बचा 2x, अच्छा 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, जो कि डिफरेंशिएशन करते हुए तो मल्टीप्लाई में लिखा जाता था और यहां लिखा जाएगा डिवाइडेड में। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्की बात है। तो ये आ गया हमारा आंसर, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था इसीलिए मैंने लगा दिया साथ में एक कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मुझे फॉर्मूला ऐसा लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि इंटीग्रेशन sin nx, इंटीग्रेशन sin nx dx, ये होने वाला है, क्या होने वाला है बोलो? होने वाला है माइनस 1/n और cos nx, है ना, और साथ में आएगा एक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है, जो भी अंदर एंगल में जो टर्म होती है ना x के साथ, जैसे यहां पर n था तो n नीचे डिवाइड में आ जाता है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। फॉर्मूला है भाई साहब, अपने घर से कुछ भी नहीं बना रखा मैंने, बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। अच्छा सुनो, इसी को टीप टीप के अगर मैं cos nx के लिए लिखना चाहूं तो इंटीग्रेशन cos nx dx विल बी इक्वल टू 1/n और sin nx और साथ में आ जाएगा एक कांस्टेंट। बस ये बातें, है ना, इतनी सी बातें। तो अगर इतनी सी बातें मुझे याद रह जाएंगी तो मुझे फिर कम से कम फिजिक्स में तो भाई साहब इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ये बेसिक बेसिक बातें कि sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस cos x है, और sin nx का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस cos x, और sin nx का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है? वो है माइनस का cos nx और डिवाइड बाय n, है ना। जो भी अंदर एंगल में होगा n वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बस इतनी सी बात है ना। बोलो ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगी? एकदम मुश्किल लगी हो तो नीचे बताना कमेंट में, मैं आकर के उसको सॉल्व करवा दूंगा, कोई खास बात नहीं उसके अंदर, पक्की बात एकदम, है ना। और सुन देख, cos x का जो इंटीग्रेशन है वो है sin x,
cos x का जो इंटीग्रेशन है वो है sin x, परंतु cos nx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/n टाइम्स sin nx, है ना, उसको 1/n टाइम्स कर देना है। फॉर्मूला भाई साहब अपने को याद रखना है, बोलो रख लोगे कि नहीं रख लोगे? एकदम पक्की बात है, कोई घबराहट तो नहीं ना तुम्हारे मन के अंदर? तो ये बेसिक सी बातें थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक आध बातें छोटी छोटी मैं और करूंगा तुम्हारे साथ, और फिर उसके बाद अपन सीधा बढ़ चलेंगे कहां पर? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ, है ना। चलो, तो एक बार इसका मस्त सा तो ले लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ सुनो। तो एक इंटीग्रेशन में तुम्हें और बताता हूं जो फिजिक्स में काफी रिकरिंग है ना, आप उसको बार बार देखेंगे, है ना। तो अगर अपने को अभी सॉल्व करना आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्या इंटीग्रेशन है वो? देखो ये इंटीग्रेशन है, अपन उसे सवाल के फॉर्मेट में सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ax प्लस b, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसे मैं आपके सामने अभी एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं, और इसका जो आंसर आएगा आज के बाद हम उसे फॉर्मूले की तरह याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? एक फॉर्मूले की तरह। पर वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नहीं लिखवाना चाहता था, क्योंकि फिर बहुत सारे फॉर्मूले अगर दिमाग में अक्यूमुलेट हो जाए बिना किसी रीजन के तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। फिर वो अपन कहीं का कहीं लिख देंगे, कहीं का कहीं लिख देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, और सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग उसको याद रखेंगे फॉर्मूला की तरह, है ना। और अगर अपने को प्रोसेस भी पता रहेगा तो उसे याद करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। तो अगर मान लो कभी गलती से अगर भूल भी गए तो प्रोसेस तो दिमाग में रहेगा, फिर भी सॉल्व कर पाएंगे उसको, है ना। आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो नीचे वाली जो टर्म है ना, ये देखो सुनो, x प्लस बी, मैंने बोला इसको ना कुछ भी t पुट कर देते हैं। सर t क्या होता है? सर मुझे नहीं पता t क्या है। मैं क्या कर रहा हूं, जिस टेक्निक का मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं इसे कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक। क्या कहते हैं इसे? चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक। बेटा देखो ध्यान से देखो, तो इस समय जो इंटीग्रेशन है ना वो x का इंटीग्रेशन है, जिसके साथ भी d लगा होता है ना उसी का इंटीग्रेशन होता है, जिसके साथ भी d लगा होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पर तो d लगा हुआ है किसके साथ? x के साथ, मतलब कि x का इंटीग्रेशन होना है यहां पर, मतलब कि x यहां पर वेरिएबल है और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अभी यहां पर वेरिएबल है x और मैं वेरिएबल चेंज करके कर दे रहा हूं t, तो मैंने चेंज कर दिया ना वेरिएबल को, इसीलिए सब बोला जाता है चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक। क्या बोला जाता है इसको? चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं क्या बोला, मैं बोला कि पुट ax प्लस b इज इक्वल टू सम t। मुझे नहीं पता t क्या है भाई साहब, मेरे को पता ही नहीं t क्या है, मैं तो पुट कर दिया बस ऐसे ही। अच्छा, सेकंड स्टेप, हमेशा ये स्टेप होगा इसका। क्या स्टेप होगा? मैंने बोला कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। t ही पुट कर दिया और अब इस इक्वेशन को t के ही रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। आ जाओ सुनो, चलो डिफरेंशिएट करवाओ मुझे। देखो, तो a तो कांस्टेंट है, तो a का तो डिफरेंशिएशन यहां पर नहीं होगा, परंतु साथ में x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx बाय dt। कितना हो जाएगा? dx बाय dt। और साथ में b है, b तो कांस्टेंट है तो उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और सामने t था और t का डिफरेंशिएशन t के ही रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माने dt बाय dt कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं ना। अब मेरी बात सुन, देख बेटा ध्यान से देख, तो dx की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय a, है ना। कितनी आ जाएगी? dt बाय a। अब आप बहुत ध्यान से देखो, तो मेरे पास ax प्लस b की जगह भी पुट करने के लिए कुछ है ना, और मेरे पास dx की जगह पर भी पुट करने के लिए कुछ ना कुछ है। अब इन दोनों ही चीजों को ऊपर वाले इंटीग्रेशन में आप लोग पुट कर दें, है ना। अब इन दोनों ही चीजों को ऊपर वाले इंटीग्रेशन में आप लोग पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? सुनो, dx के जगह पर मैं क्या पुट करने वाला हूं? dt बाय a। अच्छा, dt बाय a पुट करने वाले हैं हम, बहुत बढ़िया। और ax प्लस b के जगह पे क्या पुट करने वाले हैं? t पुट करने वाले हैं, है ना। ऐसा ही तो है। अब सुनो, a तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, है कि नहीं। तो बाहर निकाला हमने, तो भाई साहब ये आया 1/a तो आया बाहर, और अंदर बन गया dt बाय t। अब ये इंटीग्रेशन तो तुम्हें सॉल्व करना आता है कि नहीं आता? पहले सिखा चुका हूं कि नहीं सिखा चुका हूं यार, है ना। सुनो, dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ t, सबसे पहली वाली वीडियो में सिखाया था, है ना। तो ये आ गया मेरा आंसर 1/a और नेचुरल लॉग ऑफ t, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए लगा देंगे साथ में एक कांस्टेंट c। परंतु एक बात याद करो, देखो t तुम्हें बताया ही नहीं गया सवाल में, तो t तुम अपनी मर्जी से तुमने माना था ना, तो फाइनल आंसर ऐसे नहीं हो सकता। फाइनल आंसर कभी भी अननोन वेरिएबल के टर्म में नहीं हो सकते। फाइनल वेरिएबल में हमेशा सारी की सारी चीजें, फाइनल रिजल्ट में सारी की सारी चीजें हमेशा नॉन होनी चाहिए, पक्की बात एकदम, है ना। और t तो नॉन था नहीं, परंतु मुझे पता है कि t की वैल्यू क्या है? x प्लस b। तो जो फॉर्मूला का जो आंसर हम लोग लिखने वाले हैं इस सवाल का, वो लिखेंगे 1/a और नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b, और साथ में आ जाएगा एक कांस्टेंट, है ना। ये इसका आंसर आ गया। तो देख ध्यान से देख, तो आंसर क्या आया? आंसर आया
dx बाय एक्स प्लस बी का आंसर क्या है 1 बाय ए और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। अब तुम देखो ध्यान से देखो, अगर इसी तरह से मैं तुमसे एक सवाल करवाया होता, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ना, मैं बोलता कि मान लो जो मेरा फंक्शन है ना वो इस प्रकार से है, कैसे है, मैंने बोला इस प्रकार से इंटीग्रेशन ये है, तुमको बोला कि इंटीग्रेशन ये सॉल्व करना है तुमको, है ना, तुमको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देखो dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, तुमको बोलता है ये सॉल्व करो, तू बता क्या तू इसका आंसर लिख सकता है एक लाइन में? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, मुझे पता है कि a के जगह पर क्या है 2 है, b के जगह पर क्या है 3 है, तो मुझे तो पता है कि आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 1/2 और नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखो आंसर आ गया, बिल्कुल आसान सा सवाल था, है ना। देखो आ जाओ सुनो एक और आंसर लो, एक और तुम, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, मुझे बताना जरूर कमेंट में, तभी मुझे पता चलेगा कि तुमने वीडियो पूरी देखी थी यार, है ना। आ जाओ सुनो, लो भाई ये इंटीग्रेशन है, सॉल्व करके बताएंगे मुझे, बिल्कुल सिंपल एक लाइन का आंसर, बिल्कुल पेन भी नहीं चलेगा किसी भी बच्चे का। लो आ जाओ 4x प्लस 5, चलो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना हाथ के हाथ के सर ये वाला मेरा आंसर आ रहा है ना, ये वाला तुम्हारा हो गया होमवर्क क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा सवाल एकदम, है ना। और आज के बाद हम तो इसे एक फॉर्मूले की तरह याद रखने वाले हैं, किसको, इसको, कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ax प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाय ए और नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस बी। आज के बाद इसे हम एक फॉर्मूले की तरह याद करेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया साहब, तो ये हो गई हमारी बात, ये वो वाला पार्ट हो गया जो छूट गया था उस वाली वीडियो में, जो डिलीट हो गया। बड़ा मुझे गुस्सा आया रात को यार, मैंने फिर सोचा कि मैंने कहा कोई सॉफ्टवेयर होता होगा शायद जिससे अपन ये डेटा रिट्रीव कर लें, फिर मैंने कोई तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा और वो मुझसे बोला 4000 रुपए लगेंगे भाई साहब, सॉफ्टवेयर में लिखाया 4000 रुपए। मैंने कहा साला साल भर की तनख्वाह तो ये ले जाएगा, छोड़ो भाई साहब मैंने नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं तो कल दोबारा रिकॉर्ड करके दे दूंगा मेरे बच्चों को, भाई साहब मैं नहीं दे रहा 4000 रुपए पूरे साल भर की तनख्वाह, मास्टर क्या खाएगा, है कि नहीं। तो ये बात हो गई है ना, तो हो गया अपना काम, 4000 रुपए का काम अपन ने फ्रेम निपटा दिया भाई साहब, है ना। क्यों, आ जाओ सुनो देखो, तो इसको बड़े रंग से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आज अपन नई वाली बातें करते हैं जो आज इस वीडियो में हमने करनी है, ठीक है ना। चलो करो, आ जाओ बेटा सुनो, एक बिल्कुल सिंपल से सवाल के साथ अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक बिल्कुल सिंपल सवाल होगा और इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि यार देख इंटीग्रेशन का यार बड़ा महत्व है यार, बिना इंटीग्रेशन के तो यार सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता, है कि नहीं। आ जाओ सुनो, देखो क्या सवाल तुमको बोला गया, तुमको सवाल इस प्रकार से बोला गया, क्या, ऐसे ऐसे बोला गया कि लीनियर मास डेंसिटी, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल आसान सवाल है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल एकदम, है ना। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, देखो ये सिंबल लैम्डा का होता है ना, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L is varying with distance as lambda is equal to alpha x square, ठीक है, lambda is equal to alpha x square where alpha is a constant, कहीं पर अगर स्पेलिंग एरर हो जाए या हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो मैं इसलिए चार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं आए। ओके, क्या सवाल बोला गया कि द लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L इज वेरिंग विद डिस्टेंस एज लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तुमको बोला गया कि फाइंड आउट, ठीक है, क्या बोला गया, तुमको बोला गया कि फाइंड आउट द टोटल मास ऑफ द रोड, इस प्रकार से अपने को बोला गया कि मान लीजिए कि कोई रॉड है बेटा, है ना, ऐसा सवाल में बोला गया, देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये रॉड है कोई, ठीक है, इस प्रकार से ये कोई रॉड है, रॉड समझते हो ना, वो मारने वाली, अब तो समझ गए होगे भाई साहब, हाँ सर अब समझ आ गई सर ये किसकी बात कर रहे हो आप, है ना, ये भाई साहब ये रॉड है, ठीक है। और बोला गया इसका जो लेंथ है ना, लेंथ ये L तुमको दिया गया है कि इसका जो लेंथ है टोटल वो L है, ठीक है। और तुमको बोला गया है कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी वैसे वेरी कर रही है, मान लो पूरी रॉड ऐसे भरी हुई है ना, और इसकी लीनियर मास डेंसिटी है ना ये रही, क्या, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है, बिल्कुल। और बोला गया कि इसका टोटल मास बताओ कितना होगा, है ना। बेटा सबसे पहले अगर मैं सवाल सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे शब्द का मतलब पहले पता होना चाहिए, किसका, कि ये शब्द का क्या मतलब है, लीनियर मास डेंसिटी, है ना। इसका मतलब अगर पता होगा तभी मेरा काम बन पाएगा और नहीं तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। फिजिक्स में आप इसे कम से कम भी 50 बार पढ़ेंगे, इसे लीनियर मास डेंसिटी। मैं आज ही बता देता हूं, आज के बाद याद रखना इसको, ठीक है।
लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा से मेरा मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर ऐसे मान लीजिए कि कोई वायर है ये, ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई वायर है और इस वायर का जो टोटल मास है अगर वो m है और इस वायर की जो टोटल लेंथ है अगर वो l है, तो इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो मास पर यूनिट लेंथ लिखी जाएगी। दैट्स हाउ यू डिफाइन द लीनियर मास डेंसिटी। कैसे? मास पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी की डेफिनेशन क्या आज के बाद मैं याद रख पाऊंगा? मास पर यूनिट लेंथ। भाई साहब स्क्रीन में से बाहर निकल के आ जाऊंगा मैं, देख लो या तो याद कर लो, है ना, क्या? मास पर यूनिट लेंथ। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात एकदम। अच्छा सुनो, इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं एक हल्का सा कोई एलिमेंट ले लेता हूं, कोई एलिमेंट चूज कर लेता हूं। एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है? एलिमेंट से मेरा मतलब है कि ऐसी शक्ल जिसके रिपीटेशन से पूरा ऑब्जेक्ट बन जाए। तो सोच, ये हल्की सी छोटी सी लेंथ मैंने ले ली, इस छोटी सी लेंथ के रिपीटेशन से क्या ये पूरी रॉड जो है क्या वापस बन सकती है? पूरी वायर क्या वापस बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है। मैंने बोला कि मान लो ये कोई एलिमेंट मैंने ऐसे ले लिया और इसकी जो लेंथ है मैंने लेंथ मान दी dx। जब किसी क्वांटिटी के आगे डी लग जाता है तो मतलब वो छोटी सी क्वांटिटी है, छोटी सी क्वांटिटी है ना। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी लेंथ में क्या पूरा मास रहा होगा m या छोटा सा मास रहा होगा dm? छोटा सा मास रहा होगा dm, क्योंकि छोटी सी लेंथ में तो पूरा मास आना पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने बोल दिया कि इसके लिए मान लो छोटा सा इसके अंदर जो मास है वो है dm। तो बेटा लैम्डा को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इस पूरी वायर के लिए तो ऐसे डिफाइन करेंगे m/l, और इस छोटे से एलिमेंट के लिए कैसे डिफाइन करेंगे? इस छोटे से एलिमेंट के लिए अपन लैम्डा डिफाइन करेंगे dm/dx, है ना, मास पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं करेगी, मास पर यूनिट लेंथ। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। पक्का पक्का एकदम सोच लो। चलो आ जाओ, अब सवाल के ऊपर वापस लौटते हैं। तो सवाल में तो ये बोला गया कि इसकी जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है ही नहीं, वो तो वेरी कर रही है। कैसे वेरी करी? अल्फा एक्स स्क्वायर से। मतलब कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि मास बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप इस एंड से चलना शुरू करो और चलते चलते अगर आप इधर आ जाओ तो धीरे धीरे रॉड का जो वजन है वो बढ़ रहा है। मतलब रॉड जो है ना वो इस तरफ से हल्की है, फिर भारी, 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 फिर भारी। उस तरह पे तो बहुत ज्यादा भारी है यार, बहुत ज्यादा भारी है भाई साहब, बहुत ज्यादा भारी है ना। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा चेंज कर रहा है अल्फा एक्स स्क्वायर से। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे लैम्डा भी बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, तो वैसे तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार। ऐसे तो मैं लैम्डा सीधा नहीं ले सकता। देख, अगर मुझे लैम्डा दिया हो, मास निकालना हो, लेंथ भी दे रखी हो, तो m इज इक्वल टू क्या? लैम्डा इंटू एल। लैम्डा इंटू एल, मेरा काम खत्म। अगर मुझे लैम्डा दिया होता सवाल में और लेंथ दी होती, मास पूछता तो मल्टीप्लाई कर देता, मेरा आंसर आ जाता। परंतु दिक्कत तो यह कि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा तो वेरी कर रही है भाई साहब। ऐसे कैसे लिख दोगे? तो देख मेरी बात सुन ध्यान से, देख क्या बोला गया, ऐसा बोला गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। सुनो, मैंने बोला कि मान लो चलो कि यहां से रॉड के इस वाले एंड से, देखो रॉड के इस वाले एंड से हम कहीं भी x दूरी पर चले गए, हम कहीं भी कहां चले गए? x दूरी पर चले गए, और x दूरी पर जाकर के ना हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मान लिया। ये मैं तुमको बड़ा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम देख पाओ, कैमरा इसको कैप्चर कर पाए और तुम अपनी आंखों से देख पाओ, इसीलिए मैंने इसको इतना बड़ा दिखाया है। परंतु वाकई में एक सुई की नोक के बराबर है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाकई में सुई की नोक के बराबर है। इतना छोटा है ये, मिटा देता हूं इसको, है ना, ये रहा, ये सुई की नोक के बराबर है बिल्कुल एकदम। परंतु कैमरा इसको कैप्चर कर पाए और तुम इसको देख पाओ भाई साहब, इसीलिए मैंने इसको इतना बड़ा बनाया। बोल बात समझ आई? पक्का पक्का एकदम, है ना। मैंने क्या बोला कि रॉड के इस एंड से हम कहीं भी x दूरी पर गए और एक dx मोटा, इतना मोटा ये dx, और ये dx भाई साहब सुई की नोक के बराबर है बिल्कुल। dx इतना सा, बिल्कुल बिल्कुल इतना सा बिल्कुल एकदम dx, है ना। बोल बात समझ आ रही है ना, इतना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर पूरा मास होगा, छोटा सा मास होगा? बिल्कुल छोटा सा मास होगा, dm, है ना, बिल्कुल छोटा सा मास होगा dm, है ना। अच्छा इस छोटे से एलिमेंट के लिए, जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए लैम्डा कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे डिफाइन करोगे कि लैम्डा इज इक्वल टू dm और डिवाइडेड बाय dx, है ना। ऐसे डिफाइन करोगे ना, पक्का पक्का, कि छोटी सी लेंथ में छोटा सा मास, छोटी सी लेंथ में छोटा सा मास, तो लैम्डा इज इक्वल टू dm बाय dx। हाँ ना बोलो भाई साहब, है ना। सोच करके देख, सोच करके देख, यहां से dm कितना आया? यहां से dm आया लैम्डा dx, यहां से dm आया lambda dx। और सोचिए dm क्या है? दिस dm इज द छोटा सा मास ऑफ दिस एलिमेंट, है ना। दिस dm इज द छोटा सा मास ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ऑफ लेंथ dx। मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी लेंथ dx है, उसके अंदर ये मास है छोटा सा dm। हाँ ये बात है। अरे सोच 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 सोच, मेरे पास तो लैम्डा की वैल्यू है, कहां गई? ये रियल अल्फा एक्स स्क्वायर, है ना। सुनो, तो dm इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू पुट करना एक बार, यही अल्फा एक्स स्क्वायर और साथ में dx, है ना। अब इस इक्वेशन का मतलब समझो, इस इक्वेशन का ये मतलब है
कि छोटी सी लेंथ में छोटा सा मास, छोटी सी लेंथ में छोटा सा मास, छोटी सी लेंथ में छोटा सा मास। तो अगर छोटी सी लेंथ में छोटा सा मास है, उससे अगर पूरा करना हो, जोड़ना हो उसको, तो जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तू बोल भाई साहब, क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं यार। वो तो मैं सीख के आया हूं भाई, तो लगा देंगे ना उसको। सुनो यहां पर देखो, छोटी सी लेंथ में छोटा सा मास, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी लेंथ में पूरा मास आ जाएगा, है कि नहीं? सोच, जब x इज इक्वल टू 0 पर खड़ा था तू, देख x इज इक्वल टू 0 डाला तो लैम्डा 0 हो जाएगा। मतलब कि जब आप बिल्कुल नुक्कड़ पर खड़े थे तो कोई मास ही नहीं था। मतलब कि जब x 0 था तो मास 0 था, x 0 था तो मास 0 था। अब चलते गए, जब आप यहां पर पहुंच चुके तो क्या कंप्लीट मास ट्रेवल हो चुका है? क्या कंप्लीट मास मिल चुका है ना? तो जब x की वैल्यू जब l हो जाएगी, मतलब कि हम लोग कंप्लीट मास ट्रेवल कर चुके होंगे, हमें कंप्लीट मास हम जोड़ चुके होंगे, हमें पूरा मास मिल जाएगा। बोलो बात समझ आई? अब ये इंटीग्रेशन तो बच्चों का खेल है, अभी तो सिखाया था थोड़ी देर पहले, है ना? आ जाओ, सुनो, देखो सन्नाटो, आंसर तो आ गया। या देखो सुनो, dm का इंटीग्रेशन क्या आएगा? m आएगा, है ना? ऐसे आ जाएगा, छोटा m, है ना? और लिमिट लगा दो 0 से और कैपिटल M तक की। सुनो, अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और अंदर बच जाएगा x² और dx, और लिमिट लग जाएगी 0 से और कैपिटल L तक। अब सुनो, छोटे m की जगह पे एक बार बड़ा m पुट करेंगे, माइनस एक बार 0 पुट करेंगे, यही तो करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू अल्फा, और ये x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? L³/3 आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, है कि नहीं? तो L³/3, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। बस नॉर्मल सी बात है, क्या बताऊं उसमें, है ना? तो इस तरह से इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुझे इंटीग्रेशन पता हो तो फिर भाई साहब देख, रॉड का टोटल मास बता दिया मैंने, है कि नहीं? अब इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं तुझसे पूछ सकता हूं, मैं तुझसे शीट पूछ सकता हूं, मैं तुझसे वॉल्यूम में पूछ सकता हूं, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं भाई साहब, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? क्या अपने कोई छोटी सी बात समझ आई? एकदम 110%। सोच ले, बिल्कुल एकदम झूठियां नहीं भरनी भाई साहब, झूठियां भरनी नहीं किसी बच्चे को, एकदम पक्का 110%, है ना? चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं 2-3 सवाल तुम्हें और अच्छे करवाता हूं भाई साहब, है ना? कर लो। आओ बेटा सुनो, और बढ़िया सी बातें मैं तुम्हारे साथ करता हूं। देखो, सिर्फ मास निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी छोटी सी क्वांटिटी को जोड़ करके पूरा करना हो ना, तो उस जगह पर अपन क्या इस्तेमाल कर देते हैं? इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर देते हैं, है ना? आ जाओ सुनो, फॉर एग्जांपल इस तरह से सवाल बोला गया, ठीक है? सुनना मेरी बात, सवाल बहुत जानदार है भाई साहब, मजा आ जाएगा तुम्हें, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी एकदम, है ना? सुन मेरी बात, बोला गया कि फॉर अ पार्टिकल started from rest, the acceleration is given as a function of time t, और कैसे दिया गया है? ऐसे दिया गया है, सुनो, ऐसे दिया गया है, acceleration is equal to 2t plus 3t², ऐसे दिया गया है। एक्सेलरेशन और टाइम का फंक्शन ऐसे दिया गया है, एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब कि एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है उसमें टाइम आता है, ऐसे दिया गया अपने को, ठीक है? और सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है? बोला गया 4 सेकेंड पर पार्टिकल की रफ्तार बताएं। क्या बताएं? 4 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या बताएं? पार्टिकल की रफ्तार बताएं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब जो बच्चा डिफरेंशिएशन की वीडियो देख करके आ रखा होगा उसे पता होगा पक्का कि सर एक्सेलरेशन का मतलब क्या बताते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा समय के साथ साथ रफ्तार में बदलाव, है ना? रफ्तार में अगर पार्टिकल के चेंज हो रहा है समय बीतने के साथ साथ, गाड़ी पर जब बैठते हो, स्कूटी पर जब बैठते हो तो रेस देते हो ना, रेस, वो रेस बेसिकली एक्सेलरेटर होता है। क्या होता है? एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर किस काम आता है? अरे भाई एक्सेलरेट करने के काम आता है। एक्सेलरेट मतलब कि रफ्तार बढ़ाने के काम आता है, चेंज करने के काम। अरे आता है कि नहीं आता भाई साहब? है कि नहीं? पक्का। तो रेस देने का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेट करना हो गया गाड़ी को। बोल, बात समझ आ रही है? तो देख, ध्यान से देख, एकदम बहुत बढ़िया ढंग से देखो। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करा जाता है? ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है?
चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब किसी क्वांटिटी के आगे डी लग जाए तो उसका मतलब कि चेंज हो रहा है, चेंज है ना, उसका मतलब कि छोटा सा चेंज, बहुत अच्छा बोलूं तो छोटा सा चेंज है ना, डीवी बाय dt, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि समय के बीतने के साथ साथ जैसे जैसे समय में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे पार्टिकल की वेलोसिटी में भी बदलाव हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt। मैंने कहा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये डेफिनेशन अगर हमें आती है तो फिर तो मेरे लिए ये सवाल करना बिल्कुल आसान हो गया। अब तो ये इंटीग्रेशन का सवाल बचा है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। तो अगर मुझे a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी दिखाओ तो क्या मैं dv को ऐसे लिख दूं? dv को ऐसे लिख दूं, a dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? dv इज इक्वल टू a dt। और ध्यान से देखो तो a की वैल्यू मुझे सवाल में पहले से ही दी गई है। कितनी दी गई है? 2t प्लस 3t स्क्वायर, है ना। कितना दिया गया है? dv इज इक्वल टू, चलो a की वैल्यू पुट करो, कितना आया? 2t प्लस 3t स्क्वायर और साथ में आया dt। अब इसका मतलब समझे, देखो ध्यान से देखो, ये छोटे से टाइम dt में हुआ बदलाव है वेलोसिटी का, है ना। देखो वेलोसिटी में बदलाव हुआ कितने टाइम में? dt टाइम में। तो dt टाइम में जितना वेलोसिटी का बदलाव हुआ ये वो है। तो हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया कि भाई साहब 4 सेकंड के बाद, है ना। देखो इस सवाल को मैं और अच्छे से पुट करता हूं। बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। हाँ तो ठीक है एकदम। अपने को कब पूछा गया? अपने को बोला गया कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर रफ्तार बताओ भाई, कि 4 सेकंड पर कितनी रफ्तार ये बताओ हमें, तो है कि नहीं। सोच, तो ये तो छोटे से टाइम में हुआ बदलाव है और मुझसे पूछ रहा है कि 4 सेकंड में कितनी रफ्तार हो गई, एट t इज इक्वल टू 4 कितनी रफ्तार हो गई ये बताओ। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो छोटे से टाइम से अगर पूरा करना हो तो क्या इस्तेमाल करें? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाओ चलो इंटीग्रेट कर दो इसे, और इंटीग्रेशन करना तो अपने को सिखाया गया है। और सुन ध्यान से देख, बोला गया फॉर अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि जब समय शून्य था ना, शून्य, उस समय रफ्तार भी शून्य थी भाई साहब। रफ्तार जो है वो 0 से स्टार्ट हुई थी, पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, सवाल में बोला गया है। और भाई साहब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर जो रफ्तार होगी वही तो मुझे बतानी है, ये v ही तो मुझे बतानी है भाई साहब, है ना। अरे सुन, dv का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? v, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v, मतलब कि ये v आने वाला है, वो आने वाला है जो मुझे बताना है, वो आने वाला है जो मुझे बताना है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। सुनो ध्यान से देखो, अब तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा भाई साहब। सुनो, 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाय 2, तो 2 को मार देगा तो आ जाएगा t स्क्वायर, प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3t क्यूब बाय 3 को मार देगा तो बचेगा क्या? t की क्यूब, और 0 से लेकर और 4 तक की लग जाएगी लिमिट। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अब भाई साहब लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, अब बस भाई मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। आ जाओ सुनो, तो ये क्या आंसर आ गया? v इज इक्वल टू, चलो जहां जहां पर भी t दिख रहा है वहां वहां पर 4 पुट कर दो, है ना। तो पहले तो आया t स्क्वायर, मतलब कि 4 चौके 16, है ना, प्लस साथ में 4 चौके 16 चौके 64, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, जहां जहां पर भी t दी जाए वहां 0 पुट कर दो, तो ये हो गया 0, पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया भाई साहब। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कहा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? देखो 6 और 4 10, कितना आ गया? 16 64। देखो 6 और 4 10 का 0 हासिल है, 6 और 1 7 और 1 8, 80 आ गए। तो ओ हो 80 मीटर पर सेकेंड भाई साहब, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप अपने को बात समझ आएगा योगी यार, बोल पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई परेशानी तो नहीं मन के अंदर, नॉर्मल सी बात है। अगर ये समझ आ गई हो तो मुझे एक छोटा सा जवाब देना। देखो ध्यान से देखो, सुनो क्या तुमको बोला गया? तुमको बोला गया सेम सवाल, बिल्कुल एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल बोला गया, स्टेटमेंट बिल्कुल ये की यही है। बोला गया कि जो एक्सेलरेशन है ना, अब वो ऐसे वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? देखना जरा ध्यान से, ऐसे वेरी करता है 3t स्क्वायर प्लस 4t, ऐसे वेरी करता है, ऐसे वेरी करता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और तुमको बोला गया कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड अपने को वेलोसिटी बतानी है। अपने को क्या बतानी है? वेलोसिटी। सवाल की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट यहीं से देख लेना, स्टेटमेंट ये की यही है। क्या बोला गया? स्टेटमेंट बताता हूं इस सवाल की, सुनो। बोला गया कि फॉर अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम t एज दिस, ये बोला गया, ठीक है। फिर बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। और ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है भाई साहब, सोल्व करके मेरे को आंसर बताओगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी बात है। देखो बताना है एकदम, नहीं तो फिर मेरे को पता चल जाएगा तुम ऐसे मजाक करने आते हो, यहाँ पर पढ़ने वढ़ने नहीं आता यहाँ पे कोई भी। बोल बात समझ आएगी नहीं आई, है ना। और बस मुझे पता भी चलेगा कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है और कितना मैं समझा पा रहा हूँ, है ना। तो पता तो चलना चाहिए टीचर को, है कि नहीं। नीचे कमेंट करके बताएंगे अपन, हाँ ये तो सर हम कर सकते हैं, नहीं आ रहा कुछ भी मुझे समझ में, जा कर ले क्या कर लेगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं बताना है मेरे को क्या समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो अपन लोग दोबारा कवर कर देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के बता दूंगा, कोई उसमें खास कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि नहीं, है ना। चलो आ जाओ, इसका मस्सा ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।
आओ बेटा सुनो मेरी बात। बेटा अब जो एप्लीकेशन मैं तुम्हें बताने वाला हूं इंटीग्रेशन का, वो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होता है ना, वो है वो एप्लीकेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, मैं बिल्कुल लॉजिकल ढंग से तुम्हें समझाऊंगा, कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। मैंने तेरे को बोला सवाल के माध्यम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बहुत सारे सवाल तुझे करा दूंगा, कोई खास बात नहीं उसके अंदर, है ना। सुन मेरी बात से ध्यान से देख। मैंने बोला कि मान ले ये एक्स एक्सिस है, ये कुछ भी वाई एक्सिस है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला कि मान लो मेरे पास यहां पर ना एक रेक्टेंगल है, इस प्रकार से ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और मैंने बोला कि ये जो साइड है ये है मान लो 4 मीटर, और ये जो साइड है ना ये है मान लो 2 मीटर, ठीक है। ये है मान लो 2 मीटर, ऐसे कर सकते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये बोल देता, सवाल पूछता मैं तुम्हें, ध्यान से देखना क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं। ये सवाल बोला मैं कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये क्या करवा रहा है, ये दूसरी क्लास की बातें बता रहा है साला, दूसरी क्लास में सीखा था मैंने ये, मैं तो देख ही नहीं रहा ये वीडियो, जा बाहर में जा मास्टर, मैं नहीं देखता। अरे कुछ काम की बात बता रहा हूं, सुन ले। जो तू देख के आया, जो तू सोच के आया, वो कुछ और था, ये कुछ और है। सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। मेरी बात सुनो। मैंने बच्चे को बोला कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, बच्चे ने कर दिया आंसर, एक लाइन का आंसर था, बच्चे ने लिखा खटैक, ऐसे आंसर लिखा। कैसे लिखा आंसर? बोला सर एरिया ए इज इक्वल टू 4 गुणा 2 इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। बोला सर लो आंसर लो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही किया तूने, कुछ गलत ही नहीं इसके अंदर। तो सर जब कुछ गलत ही नहीं करा मैंने, तो क्या सिखाना चाहते हैं उसमें से? ये तो दूसरी क्लास में सीखा था मैंने, ये कोई सिखाने की बात है? अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। तू जानता है यही रिजल्ट अगर मैं इंटीग्रेशन के सहायता से ले आऊं तो क्या मजा आ जाए? बोल बात समझ आएगी नहीं? और फिर तुझे फील भी आए अंदर से यार देख यार इंटीग्रेशन जो है वो इतनी खतरनाक चीज है यार। अब देख यहां पर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना तो तुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, तुझे लगेगा कि क्यों वेस्ट ऑफ, यार क्या करा रहे हैं सर यार, ये तो मैं बिल्कुल सिंपल से जानता था। तू सोच करके जब कर्व इतना आसान है तब तुझे फॉर्मूला पता है कि जब वो रेक्टेंगल है ना, तुझे एरिया उसका पता है कि फॉर्मूला ये होता है। मैं इसकी जगह पर क्यूबॉइड बना देता तब भी तू शायद हो सकता है कर पाता। मैं पैराबोला बना देता या मैं एलिप्स बना देता ना, तेरे प्राण निकल जाते। मैं पैराबोला बना देता, हाइपरबोला बना देता, एलिप्स बना देता तो तेरे प्राण निकल जाते। तू ये नहीं कर पाता भाई साहब, कर ही नहीं पाता तू लंबाई गुणा चौड़ाई। पर जो मैं टेक्निक बताऊंगा ना मैं, वो भाई साहब सब जगह चलेगी। तो ऐसी टेक्निक तो सीखनी चाहिए यार कि किसी भी कर्व का कैसा भी एरिया हम लोग निकाल पाए यार, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि नहीं, है ना। अब मेरी बात सुन, टेक्निक सुन, इंटीग्रेशन की सहायता से करते हैं हम लोग उसको, ठीक है। टेक्निक मेरी वही रहेगी कि कहीं पर भी एक्स पर जाकर dx का एलिमेंट माना था ना, और एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आप वो पूरा का पूरा बना सको। जैसे वहां पर मैंने एक लेंथ मानी थी, जहां पर मैंने क्या मानी थी, एक लेंथ मानी थी। वो ऐसी लेंथ थी कि उसको अगर जोड़ता चला जाऊं तो पूरी रॉड बन जाएगी, है कि नहीं। अब सोच करके देख ध्यान से सुनियो। मैंने बोला, क्या बोला मैंने, पूरा फोकस यहीं पे भाई साहब, पूरा फोकस, बहुत खतरनाक चीज हो रही है यहां पर अभी इस समय, ठीक है। सुन, मैंने बोला कि यहां से ओरिजिन से ना, ओरिजिन से सुन मेरी बात सुनिए ध्यान से। ओरिजिन से कहीं भी x दूरी पर चला जा। मैंने कहा चला गया, ओरिजिन से कहीं भी कहां चले जाओ, x दूरी पर चले जाओ, और एक dx मोटी पट्टी मान लो, पट्टी लो, ये पट्टी है, ये पट्टी है। सर आपने सर ये पट्टी क्यों मानी? बेटा ध्यान से देख, ऐसी बहुत सारी पट्टियों को जोड़ दूंगा, लाइन से ऐसे जोड़ दूंगा तो क्या पूरा एरिया बन जाएगा क्या, पूरा कर्व बन जाएगा क्या? इसलिए मैंने पट्टी मानी, और कोई रीजन नहीं था, ठीक है ना। बात समझ आ गई? सर ये पट्टी सर ऐसे की वजह सर ऐसी मान लो, लेटी हुई मान लो, उससे भी तो बन जाएगा। हाँ बन जाएगा भाई साहब, उससे भी सही आंसर आएगा जो मैं निकाल रहा हूं। तू उससे भी करियो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। तू कहेगा तो मैं निकाल के देगा, तो कोई खास बात नहीं उसके अंदर, ठीक है। सुन मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक्स दूरी पर जाकर के एक dx मोटी पट्टी मान ले, ठीक है। कंसेप्ट तो वो होता है जो सब सवालों में सेम रहे, चेंज ना हो। dx मोटी पट्टी मान ले, ठीक है। अब देख ध्यान से देख, इस dx मोटी पट्टी की ऊंचाई तो हमें पता ही है 2 मीटर है, पक्का पक्का दिख रहा है वो तो 2 मीटर है ना। अरे सोच, अब इस शेडेड एरिया की बात कर रहा हूं मैं तेरे साथ, देख इसको शेड कर दिया मैंने, देख भर दिया, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। मुझे एक बात बता, ये पूरा एरिया है कि छोटा सा एरिया है? तू बोल, ये पूरा एरिया है वो जो मैं निकालना चाहता हूं, ये उसका छोटा सा हिस्सा है, ये बस उसका छोटा सा हिस्सा है ना, जो पूरा मैं निकालना चाहता हूं ये बस उसका छोटा सा हिस्सा है। तो इसीलिए मैं इसे ए ना लिख करके मैं इसे लिखूंगा डी ए, छोटा सा एरिया डी ए, है ना। बोल बात समझ आई? छोटा सा एरिया डी ए, बहुत बढ़िया साहब, छोटा सा एरिया डी ए। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अब मेरी बात सुन, मुझे एक बात बता, एरिया होता क्या है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? dx, ऊंचाई कितनी है? 2, तो एरिया कितना हो गया? 2dx। अरे एरिया कितना हो गया? 2dx, है ना। तो छोटा सा जो एरिया हुआ dA वो हुआ 2 और साथ में हुआ dx। मुझे एक बात बता, अगर छोटा सा एरिया हमें पता हो
पूरा एरिया निकालना हो, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन नहीं करना भाई साहब, इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन। मतलब छोटा सा एरिया पता हो, पूरा निकालो, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अरे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन करेंगे। लो कर दो इंटीग्रेशन, है कि नहीं? अब सोच करके देख, किसका इंटीग्रेशन है ये? एक्स का। सोच करके देख, जब x की वैल्यू अगर 0 रही हो, मतलब अगर हम यहीं पर खड़े हैं, अगर मैं यहीं पर एक पट्टी मान दूं, तो लाइन है, पट्टी थोड़ी है, तो एरिया कितना होगा? 0 होगा। और जब उसको जोड़ते यहां पहुंच जाओगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अच्छा, x कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर 4 तक, है ना? सोच, देख, रेक्टेंगल तो इतना ही है ना, 4 मीटर का ही है ना तो पहले रेक्टेंगल है ना 4 मीटर के बाद में कोई रेक्टेंगल है, तो x की लिमिट कहां से कहां लगी? 0 से लेकर और 4 तक की लिमिट लगी, और एरिया हो गया पूरा कंप्लीट एरिया, है ना? अब डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ये हो गया a, और 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर है dx, है ना? और 0 से लेकर और 4 तक की लग रही है लिमिट, तो एरिया आ गया 2, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और लिमिट लगी 0 से 4 तक, तो भाई साहब एरिया कितना आ गया? 2 गुणा 4, एरिया आ गया भाई साहब 8 मीटर स्क्वायर। देख, वही आंसर आया ना? बोल, आया नहीं आया? पक्का एकदम। देख, इसको मैं इसी तरह से भी कर सकता था। सोच, देख, इसी सवाल को देख, प्रोसीड करने का तुझे एक और तरीका बताता हूं, सुन। देख ध्यान से देख, यही रेक्टेंगल था ना? देख, ये साइड थी 4 मीटर, है ना? ये साइड थी 2 मीटर। कोई बच्चा बोलता सर मैं तो नहीं मानता सर ऐसी टेढ़ी पट्टी, मैं तो खड़ी पट्टी नहीं मानता, मैं तो लेटी पट्टी मानूंगा। मैंने कहा ले मान ले, कोई खास बात नहीं उसके अंदर। सोच, मैंने बोला कि यहां से ना कहीं भी y ऊपर चले जाओ। कहां चले जाओ? कहीं भी y ऊपर चले जाओ, और y ऊपर जाकर एक dy मोटी पट्टी मान लो। ये dy बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, है ना? ये पट्टी मान ली, और ये पट्टी का एरिया, ठीक है? dy मोटी पट्टी है ये। कितनी मोटाई है ये मोटाई है dy। ये मोटाई कितनी है भाई साहब? dy मोटाई है ये। बोल, बात समझ आ गई? एकदम पक्की बात है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि जो पट्टी का जो एरिया रहा होगा, जो शेडेड एरिया है, क्या ये पूरा एरिया है या उसका छोटा सा पार्ट है? छोटा सा पार्ट है, और छोटा सा करके डीए लिख देते हैं ना, तो इसका जो एरिया लिखा गया डीए, वो लिखा गया, सुनो, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना? लंबाई कितनी है? लंबाई है 4, और चौड़ाई कितनी है? dy, तो एरिया कितना हो गया? 4 dy। एरिया हो गया 4 dy। तो छोटा सा एरिया है, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हवन करें? हवन नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करो, आ जाओ, सुनो सन्नाटो, 0 से a, लिमिट लग गई। y की लिमिट सुनो, y कम से कम 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। y की लिमिट से मेरा मतलब है कि कम से कम कहां तुम ये पट्टी मान सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा कहां पट्टी मान सकते हो। सुनो, ना तो 0 के नीचे वो पट्टी मानना पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एरिया ही नहीं है वहां, तो है ना? और ना 2 के ऊपर वो पट्टी मानना पॉसिबल है, क्योंकि एरिया ही नहीं है, रेक्टेंगल ही नहीं है वहां, तो अपने को तो वही निकालना है ना यार, है ना? तो लिमिट क्या लगेगी? 0 से और 2 तक की लग जाएगी लिमिट, है ना? ये आ गया a। सुनो, सामने 4 तो कांस्टेंट है, और y का इंटीग्रेशन y आया dy का, तो और 0 से लेकर 2, और आंसर आ गया 4 × 2 = 8 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। बोल, बात समझ आई? पक्का? हो सकता है कि इस केस में तुम्हें ये वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा हो, परंतु जो अगला सवाल तुम्हारे सामने आएगा ना भाई साहब, तुम्हारे तोते उड़ा देगा, तुम्हारे को मैथ तो समझा देगा इंटीग्रेशन का, कि भाई साहब ये मैथ है भाई साहब। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? है ना? इसको नोट करो एक बार कॉपी में, अच्छा सा इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट लो। बाकी मैं ऐसी आशा तो कर रहा हूं यार, तुम्हें समझ तो आ रहा होगा, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम पक्का समझ आ रहा है ना? अगर समझ आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। जो तुम्हारे और भी दोस्तों बहुत सारे जिनको इंटीग्रेशन से डर लगता हो, भाई साहब उन्हें दिखाना कि यार देख साला इंटीग्रेशन कितना आसान होता है बे, देख ऐसे सीख जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बाद में, है कि नहीं यार? बोल, बात समझ आ गई एकदम, है ना? चलो जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ, सुनो, देखो, अब तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल मैं कराता हूं। अब देखना, वहां पर तुम्हारा मेथड फेल हो जाएगा, तुम सीधा नहीं लिख पाओगे लंबाई गुणा चौड़ाई, परंतु मेरा मेथड वहां पर भी काम करेगा भाई एकदम, है ना? आ जाओ, सुनो, देखो, सुनो, तो क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया इस प्रकार से कि फॉर अ पैराबोलिक कर्व, सवाल बोला गया कि फॉर अ पैराबोलिक कर्व इस प्रकार से आपको दिया गया है के y = 4ax² या 4x², इस प्रकार से बोल दिया गया कि y = 4x²। इस प्रकार से आपको पैराबोलिक कर्व दिया गया है। मैंने कहा ठीक है, ओके, y = 4x², ऐसा कर्व अपने को दिया गया। बोला गया कि फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व from x = 0 to x = 3 यूनिट्स, ठीक है? फ्रॉम x = 0
टू x इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। बोला गया कि कोई ऐसा कर्व है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तुमको बोला गया कि इस कर्व ने कितना एरिया बाउंड किया हुआ है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। बोला बताओ, है कि नहीं। अब तुम्हारा एरिया, तुम्हारा मेथड तो यहां पर फेल हो गया, परंतु मेरा इंटीग्रेशन वाला मेथड कभी फेल नहीं होगा भाई साहब। टेक्निक तो वही होती है, कंसेप्ट तो वही होता है जो हर एक सवाल में लग जाए भाई साहब, फेल ही ना हो तभी तो कंसेप्ट कहेंगे उसको, नहीं तो रट्टाफिकेशन वाली बात कही जाएगी तो लोकल सा फार्मूला लिखा जाएगा। और वो अपन लोकल वाली बात नहीं करेंगे भाई साहब, इस चैनल पर कुछ भी मस्त वाली बातें करेंगे सारी, है ना। सुन मेरी बात, एक ध्यान से सुन, देख। तो बोला गया कि फॉर अ पैराबोलिक कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसे प्लॉट करो पहले तो। y इज इक्वल टू 4x कर्व है ना, 4x स्क्वायर। मैं ऐसी आशा करता हूं हमने को ये प्लॉट करना आता है, और नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताना कि सर हमें ये पैराबोलिक वाले जो कर्व होते हैं प्लॉट करने नहीं आते, आप सिखाओ। तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें तुम्हें मैं बता दूंगा कि वैसे भी कर्व ऐसे प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो आ जाओ, सुनो। तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बेटा ऐसे प्लॉट किया जाएगा, सुनो ऐसे प्लॉट किया जाएगा कि अगर मैं बोल दूं कि ये y एक्सिस है और अगर ये x एक्सिस है तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा कुछ तो ऐसा रहेगा रफली, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो, ठीक है। तुमको बोला गया कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 तक, है ना। मैंने बोला मान लो यहां पर तो x इज इक्वल टू 0 है ना, और यहां पर मैंने बोला कि मान लो कहीं तो यहां तो x इज इक्वल टू 3 रहा होगा, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला एरिया बताना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया तुम्हें बताना है अब, ठीक है। ये वाला एरिया बताना है, जो नीचे जो एरिया फंस गया ना इसके, ये जो एरिया नीचे फंस गया, ये वाला एरिया तुम्हें बताना है। अब बताओ भाई साहब कैसे बताओगे, अब करो लो लंबाई गुना चौड़ाई। चलो बहुत हीरो बन रहे थे ना, अब करके दिखाओ कैसे करोगे। नहीं हो सकता यहां पर, है ना। परंतु मेरा वाला मेथड देखो हमेशा काम करेगा। मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें यही बोला था, क्या बोला था कि कहीं भी x दूरी पर जाइए और एक dx मोटी पट्टी मान लीजिए, ठीक है। ये dx बहुत छोटा ही है, वाकई में बारीक है, बहुत ज्यादा बारीक है, ये इतना पतला है भाई साहब कि मतलब फर्क ही नहीं उसके अंदर, कोई सुई की नोक के बराबर पतला है। ये जो dx बना रहा हूं ना मैं, ये dx, ये सुई की नोक के बराबर पतला है, ये ऐसा ही dx, ठीक है। मैंने कहा ओके, है ना। अब मैंने बोला इस समय मान लो कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई रही होगी, कुछ ना कुछ y रही होगी, ठीक है। मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से देखो, तो इसका जो बाउंडेड एरिया है, ये जो बाउंडेड एरिया है वो ये है ना, वो ये है ना। बोल बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको एक छोटा रेक्टेंगल बोल रहा हूं। सर रेक्टेंगल कहां है सर, देखो सर, ये तो सर बहुत चौड़ा है ना सर, देखो तो टेढ़ा है सर, रेक्टेंगल कहां है। बेटा सोच करके देख, जैसे जैसे ये लंबाई कम होती जाएगी क्या ये पॉइंट सड़क के बहुत पास आता चला जाएगा। ये सड़क के यहां से बहुत पास आएगा, बहुत पास आएगा और एक परफेक्ट रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डीएक्स बहुत छोटा है बेटा, बहुत ज्यादा छोटा है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, इसलिए आपको ये नजर भी आ रहा है, नहीं तो ये नजर आपको नहीं आता, है ना। अब मुझे एक बात बता, ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ब्लू वाला जो शेडेड पोर्शन है, क्या ये कंप्लीट एरिया है, छोटा सा एरिया है? छोटा सा एरिया है। तो छोटा सा एरिया है तो उसको लिखो ऐसे, कैसे लिखोगे छोटा सा एरिया, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे डीए। छोटा सा एरिया क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आ जाओ y इंटू डीएक्स। परंतु अब प्रॉब्लम ये है कि देख धीरे धीरे y भी बढ़ता चला जा रहा है और x भी बढ़ता चला जा रहा है। वहां तो एक कांस्टेंट था रेक्टेंगल में, तो यार कर 2 था 4 था तो तुमने सीधा बाहर ले लिया था। अब यहां बाहर तो नहीं ले सकता y को, y तो कांस्टेंट नहीं है, y तो वेरिएबल है भाई। परंतु y की तो मुझे वैल्यू दी गई है भाई साहब। देख ध्यान से देख, सवाल में ही दिया गया है कि y इज इक्वल टू तो 4x स्क्वायर है भाई साहब, x के टर्म में वैल्यू ही पता है तो पुट कर दो उसको वहां पर, है ना। तो dA इज इक्वल टू, देख y की वैल्यू कितनी आई, 4x स्क्वायर और साथ में dx, ये बात हो गई, है ना। अब ये तो छोटा सा एरिया है, पूरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, हवन नहीं करेंगे। सुनो x की वैल्यू जब 0 है तो समय एरिया 0 है, जब x की वैल्यू बढ़कर के 3 हो जाएगी तब जो एरिया है वो एरिया मुझे बताना है ना। आ जाओ, तो ये एरिया हो गया a, और सुनो 4 तो आ गया बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की क्यूब बाय 3, कितना हो जाएगा, x की क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा x की क्यूब और डिवाइडेड बाय 3, और 0 से लेकर और 3 तक की लग जाएगी लिमिट। बोल बात समझ आ गई, एकदम पक्का है ना। आ जाओ सुनो और सॉल्व कर लेते हैं। देखो एरिया इज इक्वल टू 4 और ये हो गया 3 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3, एक 3 ने एक 3 को मार दिया, है ना। एक 3 को मार देगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया, 4 इंटू 9, एरिया आ गया भाई साहब 36 और यूनिट स्क्वायर, है ना, जो भी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर। इस तरह से भाई साहब सॉल्व होते हैं सवाल, है ना। ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। अब कैसा भी उल जलूल कर्व मेरे को दे दे, तू सोच उस कर्व को तू प्लॉट नहीं भी कर पाएगा ना, तभी भी तू उसका आंसर लिख पाएगा भाई साहब। मुझे पता है हमेशा एरिया क्या आने वाला है, y dx आने वाला है। बाहर में जाए भाई साहब, प्लॉट नहीं भी हो पा रहा तो क्या बात हो गई भाई साहब, एरिया तो मैं फिर भी निकाल सकता हूं भाई साहब। यही तो मजेदार बात है इसकी, है कि नहीं, कि d इज इक्वल टू y dx।
छोटा सा एरिया हमने लिख दिया y dx, अब y केवल पुट करो, आंसर भाई साहब ले, मर्न के लिए आंसर ले। बोल बात समझ आएगी नहीं आई? एकदम पक्का। तो जो तुमको समझ आ गया होगा ना इससे कि इंटीग्रेशन का कितना पावरफुल हथियार है। कहीं पर तो मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर वो वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पर एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर दिया। कितना वर्सेटाइल हथियार है मतलब भाई साहब, ब्रह्मास्त्र है फिजिक्स में, ब्रह्मास्त्र भाई साहब। अरे ब्रह्मास्त्र एक बार चलाना आ गया, तुम सोच करके देखो महाभारत में जिसको ब्रह्मास्त्र ज्ञान था, क्या उसके आगे कोई फालतू बोल सकता था? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता ना। तो भाई साहब तेरे को इंटीग्रेशन अगर आ गई उसी लेवल की, तो तेरे आगे कौन फालतू बोलेगा? कौन सा सवाल तेरा अटक जाएगा? कोई सवाल नहीं अटकेगा भाई साहब। पर फील लेना सीख जाओ एक बार चीज की, कि फील आ जाए यार भाई साहब मजा आ गया एकदम सर, यार क्या मस्त मजा आया सर, एकदम ऐसे होगा सर इंटीग्रेशन, ऐसे कर दूंगा मैं सर। ये कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए, है ना। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब सर ये सवाल हमें सर कहां मिलेंगे? इस तरह के सवाल आपको एक तो प्रदीप वाली जो बुक आती है ना फिजिक्स की, उसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल वहां पर मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर हम जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो हमें, और अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब की बात बता रहा हूं, किसी कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग का मटेरियल हमें मिलता ही है, अच्छे से डिजाइन होते हैं वो मटेरियल, कोई खास बात नहीं है। हम लोग भी जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग से, कोटा की मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पर मैं नाम नहीं ले सकता हूं, है ना, उनके मटेरियल को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं सर, और अगर मेरे पास वो मटेरियल नहीं है तो सर क्या मैं नहीं निकाल सकता? तो क्या मेरे को वो मटेरियल नहीं मिल सकता? सर मैं कहां से पढ़ाई करूं? तो बेटा हमको क्या करना चाहिए? हमको एचसी वर्मा करनी चाहिए, और बीएम शर्मा जी की बुक आती है सिंगेज वाली, जो भी सिंगेज पब्लिकेशंस की जो बुक है ना, एक नंबर की बुक है भाई साहब, खतरनाक बुक है सारी की सारी। वो बुक अगर आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लोगे और एचसी वर्मा से अगर सारे के सारे सवाल लगा लोगे तो भाई साहब कोई चांस ही नहीं ऐसा कि हमारा जो जेईई एडवांस है वो ना निकले। 110% निकलेगा निकलेगा निकलेगा, ये बात एकदम है ना। और नीट वाले बच्चे सर वो क्या करें? नीट वाले बच्चों के लिए हमें पता है कि प्रीवियस ईयर्स की बहुत सारी बुक्स वहां पर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, अलग अलग पब्लिकेशन के द्वारा, उनमें से कोई भी एक बुक उठा लेंगे, उसको लगाएंगे। इसके अलावा एचसी वर्मा का जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 वाला पोर्शन है वो मैं जरूर लगाना नीट वाले बच्चों के लिए, है ना। और एचसी वर्मा के जो अंत के जो सवाल बच जाते हैं, काफी सारे जो डिफिकल्ट सवाल होते हैं, नीट वाले बच्चे उनको छोड़ सकते हैं, उनके लिए उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। बाकी जो शुरू के क्वेश्चन है उसको तो लगाना ही लगाना है बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे ढंग से। और जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है भाई साहब, जेईई एडवांस के लिए भी, केवीपीवाई के लिए भी। ऑफलाइन कोचिंग से तो हमने केवीपीवाई का भी सिलेक्शन दिया है, एनटीएससी की भी सिलेक्शन दिया है, नीट के भी सिलेक्शन दिया है, जेईई के भी सिलेक्शन दिया है, बहुत पुराना टाइम हो गया। तो ये कंटेंट भाई साहब 110% प्रूवन है भाई साहब कि इससे सिलेक्शन आता है। तो अगर ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन आएगा। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का 110%। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ हमें अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि सर समझ आया, सर नहीं आया तो कहां समझ नहीं आया वो भी मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इस जगह पर थोड़ी सी कमी रह गई, आप थोड़ा सा और प्रकाश डालिए, है ना, थोड़ा सा लाइट डालिए सर, वहां पर टॉर्च डालिए सर थोड़ी सी, तो मैं कमेंट बॉक्स में आकर वो टॉर्च डाल दूंगा, तो परेशान मत हो बिल्कुल एकदम, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर हमें लगे कि कंटेंट वैल्यूएबल है तो अपने वो दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों तक इस कंटेंट को जरूर पहुंचाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके चलो बाय बाय, टाटा।